एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरोग्य। आई एम सिमरन दुआ। आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ डॉक्टर साहिल कपूर के पास, जो आपको रूबरू करवाएंगे एक्यूपंक्चर की बारीकियों से। तो चलिए चलते हैं उनके पास। I am Dr. Sahil Kapoor and I work at Kapoor Acupuncture Clinic. I am a medical acupuncturist and I specialize into pain management skills. I'll be speaking about what conditions we usually manage or we treat by using acupuncture and what are the main mechanisms by which acupuncture acts. All right. So I'll try and make the conditions we treat very simple by going from the head till the toe and see what all conditions we can help you with, right? Starting from the scalp, you can see we can help you with hair loss. The only issue is that the hair loss should not be a genetic condition, okay? And acupuncture helps more with patchy hair loss, right? Then next we have a condition called headache. So headaches which could be because of neck, okay, which could be vascular headaches. कोई भी हेडेक हो सकता है, चाहे वो आई से क्यों ना आ रहा हो, चाहे वो और किसी इशू की वजह से क्यों ना हो, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से क्यों ना हो, वो हम लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं। हेडेक के बाद आप आते हैं कई ब्रेन के जो कंडीशंस होते हैं, वी कॉल देम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, उनके साथ भी एक्यूपंक्चर हेल्प करता है। वो कंडीशंस होते हैं जैसे स्ट्रोक, जैसे अगर आप स्ट्रोक के बाद आपको पूरा रिकवरी नहीं होता है, कुछ रिकवरी बच जाता है, जैसे कुछ पैरालिसिस हो जाता है, या इफ़ यू कैन नॉट स्पीक, आप ठीक से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, सो एक्यूपंक्चर कैन हेल्प विद दैट। सो दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन, राइट। फिर उसके बाद और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और बेल्स पॉल्सी। इन दोनों में क्या होता है, यहाँ पे हमारी एक नस होती है, फेशियल नर्व होती है या ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ठीक है, उसके अलावा बहुत शूटिंग पेन होता है ना, तो उसको भी बेसिकली उसमें आपको पेन को मैनेज करना होता है, तो वो हम एक्यूपंक्चर द्वारा वो भी मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ईयर के कुछ कंडीशंस, कान के साथ जो होते हैं जुड़े हुए, जैसे कि कान में रिंगिंग होना, मेडिकली उसको टिनाइटस कहते हैं। यूजुअली मोस्ट कॉमन कॉज उसका स्ट्रेस होता है, हम लोग उसके साथ भी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको डेफनेस है, बट डेफनेस जो है 50 डेसिबल से कम होना चाहिए, तो एक्यूपंक्चर उन्हीं केसेस में हेल्प करता है। 50 डेसिबल से ज़्यादा है, एक्यूपंक्चर उसमें इतना सक्सेसफुल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आपके आई के कुछ कंडीशंस, जैसे सपोज़ आपका आई का नंबर ज़्यादा है, मायोपिया है आपको, उसमें हेल्प कर सकते हैं। अर्ली केसेस ऑफ ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, ऑप्टिक नर्व आपकी एकदम सिकुड़ गई है, उसमें हेल्प कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हमारे नोज़ के कुछ कंडीशन, नोज़ और माउथ के, ठीक है। नोज़ के कंडीशंस में सब एलर्जिक कंडीशंस, तो एक्यूपंक्चर जो है एलर्जिक कंडीशंस में बहुत ही अच्छा है। उसमें कोई भी टाइप की एलर्जी हो सकती है, सपोज़ आपको साइनसाइटिस है, आपको राइनाइटिस है, आपको ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, कोई भी टाइप, नेज़ल पॉलिप्स है, कोई भी ऐसा कंडीशन जो कि एलर्जिक है, एलर्जी टू डस्ट है, ठीक है, सीजनल एलर्जी है, ये सब में एक्यूपंक्चर हेल्प करता है। टॉन्सिलाइटिस है, ठीक है, इन सब कंडीशंस में एक्यूपंक्चर काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है। और नीचे आते हैं फिर हम लोग हमारा जो रेस्पिरेटरी वाला पार्ट है, जो कि लंग्स मैनेज करती हैं, वो भी काफ़ी हद तक जो होते हैं कंडीशंस वो एलर्जिक रहते हैं, ठीक है। उसमें कंडीशंस जैसे कि एस्थमा, ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। तो एस्थमा की जब प्रॉब्लम बढ़ती है सडनली, तो लोग यूजुअली स्टेरॉइड्स लेते हैं, हम लोग उसकी जगह एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, और ताकि एलर्जी के और एस्थमा के जो वो हैं कंडीशंस बार बार वापस ना आए, उसके लिए भी हम लोग एक्यूपंक्चर दे सकते हैं। एस्थमा के अलावा एक कंडीशन होता है COPD, उसमें भी हेल्प करता है एक्यूपंक्चर। फिर एक और कंडीशन आता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, वेस्टर्न मेडिसिन में इसको कहते हैं लंग फाइब्रोसिस, ठीक है। उसमें लंग काम करनी बहुत कम हो जाती है, द लंग डजंट फंक्शन एट ऑल और एट वेरी वेरी मिनिमल लेवल्स, पेशेंट्स आर यूजुअली ऑन ऑक्सीजन थेरेपी एंड ऑल। सो उसमें भी वी यूजुअली एक्यूपंक्चर कैन नॉट क्योर, बट एक्यूपंक्चर कैन हेल्प मेक द क्वालिटी ऑफ लाइफ much better for those kind of patients.
Then talking about allergies, we can talk about skin allergies. Acupuncture also helps with skin allergies of all types. Next we come to gastrointestinal conditions. Problems like constipation, acupuncture can help. Diarrhea, acupuncture can help. Irritable bowel syndrome, because of stress issues you have constipation or you have diarrhea, you have abnormal bowel movements, you have issues like GERD, जो कि हम लोग हिंदी में एसिडिटी कहते हैं, या पेट में ब्लोटिंग हो जाना, ये सारे कंडीशंस भी एक्यूपंक्चर हेल्प करता है बहुत अच्छे से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं इमोशनल इश्यूज़। सो एक्यूपंक्चर इज़ वेरी गुड विद इमोशनल इश्यूज़। उसमें 3 इश्यूज़ हम लोग ज़्यादा ट्रीट करते हैं या हम लोग अपने सेटअप में हम लोग ज़्यादा देखते हैं, जैसे कि इंसोम्निया मतलब नींद कम आना। दूसरा एडिक्शंस, कई लोग एडिक्शंस के साथ काफ़ी आते हैं, स्मोकिंग का एडिक्शन हो गया या अल्कोहल का एडिक्शन हो गया। तीसरा है एंग्जाइटी, लॉट ऑफ पीपल कम विद एंग्जाइटी एंड स्टफ, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं वुमेन रिलेटेड कंडीशंस। सो यू कुड हैव कंडीशंस लाइक इनफर्टिलिटी, बच्चा ना हो पाना, उसमें एक्यूपंक्चर हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनफर्टिलिटी में एक्यूपंक्चर आप अपने नॉर्मल जो इनफर्टिलिटी का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं IVF या IUI, उसके साथ भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, या अगर आप चाहें कि IVF आप लेते रहें, जस्ट जब आपका IVF का डे हो जिस दिन, उसके पहले भी आप जस्ट एक्यूपंक्चर लें तो वो हेल्प करता है कि आपके एग्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आए एंड यू गेट गुड क्वालिटी एग्स। नेक्स्ट वो हेल्प करता है आपके पीरियड्स अगर पेनफुल है, डिसमेनोरिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग है अगर, और फिर आजकल लॉट्स ऑफ यंग पेशेंट्स दे सफ़र विद PCOD, सिस्टिक डिजीज़ ऑफ द ओवरी कहते हैं इसको। ठीक है, उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है एक्यूपंक्चर। एंड यूजुअली इन सब कंडीशंस में एक्यूपंक्चर इज़ डन बेस्ड ऑन साइकिल्स। आपकी साइकिल के डे के हिसाब से हम लोग आपको एक्यूपंक्चर देते हैं। नेक्स्ट वी कम टू पीडियाट्रिक कंडीशंस, बच्चों की प्रॉब्लम्स। उसमें एक काफ़ी कॉमन चीज़ होती है आजकल, स्पेशली हो गई है बिकॉज ऑफ पीपल गेटिंग प्रेग्नेंट लेट, सो इट इज़ कॉल्ड एज ऑटिज़म। काफ़ी बच्चों को आजकल ऑटिज़म होता है। अच्छा, बच्चों में दिक्कत ये है कि वो नीडल्स इतनी आसानी से लगवाते नहीं हैं, तो उसमें हम लोग या तो नीडललेस एक्यूपंक्चर यूज़ करते हैं, या एक और मेथड ऑफ एक्यूपंक्चर है, उसको हम कहते हैं फ्लैश नीडलिंग। तो फ्लैश नीडलिंग या प्रिक नीडलिंग, उसमें क्या है, वो पॉइंट्स एक्यूपंक्चर के वही रहते हैं, बच्चा मदर की गोद में रहता है, उसको जस्ट उस पॉइंट पे प्रिक करके हम लोग नीडल को निकाल लेते हैं, इट्स कॉल्ड फ्लैश प्रिकिंग। तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। चाइना में स्पेशली वो वाला मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। अच्छा, ओके, इसके अलावा कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि बहुत क्रॉनिक होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया। ऑलराइट, तो यूजुअली इन कंडीशंस में जो वेस्टर्न मेडिसिन्स चल रही हैं, एलोपैथिक मेडिसिन्स, उसको बंद नहीं करते हैं। ठीक है, इनिशियली कुछ एक्यूपंक्चर के सेशंस देते हैं एंड वी ट्राई कि उसकी मेडिसिन की डोज कम हो जाए, वी ट्राई एंड रिड्यूस द डोज ग्रेजुअली, इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो मेडिसिन हटा भी देते हैं। सो बेसिकली ये होता है कि मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो इतनी हाई डोज पेशेंट ले रहा है, वो साइड इफ़ेक्ट्स सारे कम हो जाते हैं। लास्ट जो हम लोग आई टॉक विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पेन्स। तो प्राइमरीली एक्यूपंक्चर वी गेट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स एट आवर क्लिनिक विच इज़ कपूर एक्यूपंक्चर क्लिनिक इज़ मोस्टली फॉर पेन, राइट। सो यू कैन स्टार्ट विद, एज आई सेड, हेडेक्स। हेडेक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्राइजेमिनल पेन्स मैंने कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक पेन्स, उसके बाद वी यूजुअली कॉल इट सर्वाइकल, वो काफ़ी कॉमन है। नेक पेन जो है वो सर्वाइकल आपके हैंड्स और फिंगर्स में भी जा सकता है, अगर यहाँ से कोई नर्व प्रेस हो रही है, उसको हम कहते हैं कि आपको डिस्क है, तो डिस्क के पेन में भी हेल्प करता है एक्यूपंक्चर। उसके बाद आ जाएं आप फ्रोज़न शोल्डर, तो कंधा आपका मूव नहीं करता है, दिक्कत होती है मूव करने में, पेन होता है वहाँ पे। डायबिटिक जो होते हैं पेशेंट्स, उनको ये ज़्यादा देखा जाता है। एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड साथ में भी हो सकते हैं, उसमें हेल्प करता है, आपकी मूवमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। एल्बो पेन्स, तो हम इसको यूजुअली टेनिस एल्बो कहते हैं, एल्बो की बाहर की तरफ जो है आपको दर्द रहता है, उसमें हेल्प करता है।
फिंगर्स में यूजुअली पेशेंट्स को अगर आर्थराइटिस हो तो उनको सुबह फिंगर्स में बहुत स्टिफनेस रहती है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है, आपकी वो स्टिफनेस वगैरह कम कर देता है। एक और कंडीशन है, इसको हम कहते हैं कार्पल टनल। कार्पल टनल, रिस्ट में एक नस आपकी दब जाती है, तो आपकी सब फिंगर्स में आपको लगता है कि जैसे सुन पड़ गई हैं, नम हो गई हैं, उसमें हेल्प करता है एक्यूपंक्चर। फिर उसके बाद मैं आ रहा था लो बैक पे। लो बैक पेन के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लो बैक पेन कुड बी बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। एक कॉमन, जैसे मैंने आपको नेक का बताया था कि वहाँ पे जो डिस्क है वो दब जाती है। डिस्क अगर दबती है, आपको केवल लो बैक में भी पेन हो सकता है और पेन नीचे पैरों में भी जा सकता है, जो कि यूजुअली अगर आप काफ़ी टाइम अगर आप खड़े रहें या अगर आप वॉक करें तो वो बढ़ जाता है। तो वो उन सब कंडीशंस में भी एक्यूपंक्चर काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है, चाहे वो डिस्क की वजह से प्रॉब्लम हो, चाहे कोई जॉइंट का प्रॉब्लम हो बैक में, सब कंडीशंस में एक्यूपंक्चर हेल्प करता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नी में। तो घुटने में मेनली 2 टाइप्स की प्रॉब्लम हो सकती है। मोर कॉमनली जो हम अपने यहाँ क्लिनिकल सेटअप में देखते हैं वो होता है नी आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की वजह से आपका नी सूज जाता है, पेन होता है वहाँ पे। एक्सरे से हम उसको डायग्नोस करते हैं, उसमें एक्यूपंक्चर हेल्प करता है। दूसरा नी का प्रॉब्लम हो सकता है नी इंजरी, ट्रॉमा टू द नी, काफ़ी कॉमनली होता है। उसमें भी हम लोग मसल जो है वहाँ का जो इंजर्ड है उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। और नीचे आते हैं जो हमारा एडी है। एडी में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। एडी वाले इशू हम लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली अपने क्लिनिक में देखते हैं, स्पेशली पेशेंट्स हु आर अ बिट, जो कि थोड़े से मोटे हैं, ओबीस हैं, उनमें देखा जाता है, जिसको कि कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। जो नीचे की चमड़ी होती है सोल की, वो उसमें काफ़ी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो वहाँ की नस जो है वो पेन करने लगती है। ये सारे हैं कंडीशंस। इनके अलावा एक कॉमन कंडीशन जो इन सबको बाइंड करता है वो है ऑब्वियसली ओबेसिटी या मोटापा। वो इन सब कंडीशंस को इंक्रीज़ भी करता है। तो अगर हम ओबेसिटी कम कर लें तो ये सारे कंडीशंस काफ़ी हद तक खुद काफ़ी परसेंटेज से कम हो जाते हैं, जिसमें कि एक्यूपंक्चर हेल्प करता है। बट उस केस में हम लोग एक्यूपंक्चर को यूजुअली डाइट के साथ देते हैं और भी कुछ प्रिकॉशंस पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं जो उसको फॉलो करने रहते हैं। ये हुई जो प्रॉब्लम्स थी जो हम एक्यूपंक्चर से डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्यूपंक्चर काम कैसे करता है, हाउ डज एक्यूपंक्चर वर्क। इसके ना दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। जो एक्यूपंक्चर एज अ मोडालिटी है, दैट इज़ ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ चाइना। उनकी जो सोच है वो ये कहती है कि वी हैव 2 थिंग्स, वन कॉल्ड एज ची, QI कहते हैं उसको, और दूसरा यिन एंड यांग। ये उनके 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ची अगर मैं ट्रांसलेट करूँ, दैट कम्स आउट टू बी, ची कम्स आउट टू बी एनर्जी। सो बेसिकली एक्यूपंक्चर के टोटल जैसे 12 चैनल्स होते हैं बॉडी में, और उसमें ये ची या एनर्जी फ्लो करती है। तो एक्यूपंक्चर ये कहता है कि जिस भी चैनल में आपका ची या तो कम है या वो ब्लॉक हो गया है, फ्लो नहीं कर पा रहा है, मतलब वो चैनल में आपको दिक्कत है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको नी में पेन है, घुटने में दर्द है, तो घुटने के आसपास एक्यूपंक्चर के करीब 5 या 6 चैनल पास करते हैं। अब हमें ये देखना होता है कि उस चैनल में कौन सा चैनल ब्लॉक्ड है, ठीक है, डिपेंडिंग आपको कहाँ पे पेन है, कितना पुराना पेन है, कैसे पेन है, फिर उसके हिसाब से हम लोग एक्यूपंक्चर की नीडल्स यूज़ करके वो जो ब्लॉक चैनल है उसको खोल देते हैं। जब उसमें एनर्जी फ्लो करने लगती है उस चैनल में, तो आपके सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया यिन एंड यांग। तो यिन एंड यांग बेसिकली ये कहते थे कि एक्यूपंक्चर के हिसाब से कोल्ड एंड हीट, तो अगर दोनों का बैलेंस है तो आपके सब कंडीशंस ठीक रहते हैं। अगर कोई भी एक ज़्यादा हो गया, यिन ज़्यादा हो गया, तो भी आपको इशू हो सकते हैं, और अगर यांग ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो भी इशू हो सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट दे से इज समथिंग कॉल्ड एज मॉडर्न एक्यूपंक्चर, ओके। सो दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द सेम theory of traditional acupuncture in a modern way, or in the way of modern science or modern medicine. So what they say is, instead of energy, they say that most of these acupuncture points, right,
दे आर लोकेटेड अबव अ पर्टिकुलर नर्व की जो एनाटॉमिकल लोकेशंस हैं वो हमें पता है, एंड दे हैव सीन कि मोस्ट ऑफ दीज एक्यूपंक्चर पॉइंट्स दे लाई अबव दीज पर्टिकुलर नर्व्स. सो व्हेन वी ट्रीट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसको जब हम नीडल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग नर्व तक नहीं जाते हैं, बट कहीं ना कहीं सिग्नल्स जो है वो नर्व तक पहुंच जाते हैं, और वही हमारा एक्यूपंक्चर का मेन मैकेनिज्म फिर बन जाता है. दूसरा, यिन एंड यांग को उन्होंने मॉडर्न वे में ऐसे एक्सप्लेन करा है कि मॉडर्न मेडिसिन में एक होता है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, एक होता है सिंपथेटिक सिस्टम. इन दोनों में बॉडी में बैलेंस हमेशा मेंटेन होना चाहिए, तो आप नॉर्मल रहते हैं. तो एक्यूपंक्चर ये कहता है कि डिजीज़ मोस्टली तब होती है जब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस चला जाए, एंड विद नीडल्स वी ट्राई एंड बैलेंस दिस पैरासिम्पथेटिक सिस्टम. तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है. फॉर पेन दे से कि दो मेन मैकेनिज्म रहते हैं एक्यूपंक्चर के. एक ये होता है कि सपोज आपको लो बैक पेन है, तो जिस एरिया में आपने नीडलिंग करी, तो कहते हैं कि नीडल करने से छोटी छोटी इंजरीज हम लोग वहाँ क्रिएट करते हैं. इंजरीज क्रिएट करना मतलब हम बॉडी को बोल रहे हैं कि यार कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसमें कुछ इशू है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे और ब्लड सेंड करो. So the body responds by sending more blood to that injured area, and blood में we have all the healing factors, सारे के सारे healing factors होते हैं, and healing factors से फिर वहाँ पे healing चालू हो जाती है. ठीक है. सेकेंड पेन का मैकेनिज्म ये होता है कि जब हम लोग नीडल करते हैं तो बॉडी में कई पेन किलिंग सब्सटेंसेज होते हैं, लाइक एंडोर्फिन्स, एनकेफ्लिन्स, वो सारे के सारे ब्रेन से होते हैं रिलीज, और उस एरिया में आ जाते हैं, and they help us with managing pain. I would recommend this mode of treatment, that is acupuncture, to all the patients, and especially myself being a allopathic doctor, if I have so much of hope in this, and if I have seen so many patients getting better, I believe that everybody must give it a very good shot. Thank you. आज डॉक्टर साहिल कपूर ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी एक्यूपंक्चर के बारे में. मैं तो आप सभी को यही रिकमेंड करूंगी कि आप सभी यही ट्रीटमेंट अपनाएं, और देखते रहिए हमारा चैनल आरोग्य, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. तब तक के लिए बाय बाय.